बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, एक बार फिर आवाम के ऊपर महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। आवाम एक बार फिर महंगाई के तूफ़ान में पिसने वाली है। आवाम के ऊपर एक और बहुत बड़ा बर्डन जो महंगाई के नाम पर आने वाला है, यानी कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें इजाफा होने वाला है, डीजल की कीमतों में इजाफा होने वाला है, और हर चीज़ यकीनन पेट्रोल और डीजल से जुड़ी है। तो पेट्रोल और डीजल की वजह से आप फिर महंगाई का तूफ़ान आएगा। जैसे कि डेयरी फार्म्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में जो है वो इजाफा करने का फैसला कर लिया है। ज़राए कहते हैं कि दूध की कीमतों में इस बार 5, 10, 15 या 20 रुपए नहीं, पूरे 60 रुपए इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए और डीजल की कीमत में 18 रुपए और दूध की कीमत में 60 रुपए, यानी कि 200 रुपए लीटर दूध बेचा जाएगा। आप सोचें कि एक दूध जो बुनियादी ज़रूरत है हर घर की, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर घर की बुनियादी ज़रूरत है दूध, उस दूध पर 60 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाएगा। और प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ देखते हैं क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं इस प्राइसेस को, क्योंकि दूध डेयरी फार्म्स एसोसिएशन जो हैं वो हमेशा से अपनी मनमानियाँ करती रही हैं और इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया आज तक। इनको कभी भी किसी ने कंट्रोल नहीं किया। जाहिर है एक पूरा एक नेटवर्क है और एक बहुत बड़ा कराची है। इस इतने बड़े कराची में दूध की कीमतों को कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इनकी मॉनिटरिंग एवेल्युएशन की जाए, इनके ऊपर मोनेटाइजेशन की जाए, तो शायद ये दूध की कीमतें कंट्रोल में आ जाएंगी। जो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो कमिश्नर कराची की हिदायत पर वो कार्रवाई भी अमल में लाते हैं और मुख्तलिफ दुकानों पर जो है वो उनको पेनल्टी भी की जाती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। समटाइम्स बहुत सारी दुकानें सील भी की जाती हैं। लेकिन नाजरीन, क्या ये हल है? नाजरीन, कभी इस दूध की कीमतों में फ़र्क पड़ा? हमेशा से एक मनमानियाँ रही हैं, क्योंकि वो कहते हैं, डेयरी फार्म, दूध की दुकानों वाले कहते हैं कि हमें दूध की प्रोडक्शन महंगी पड़ती है, यानी कि मंडी से दूध की जो कीमत है वो और पहले से ही इजाफे में आती है, उसके बाद प्रोडक्शन जो है वो उनको महंगी पड़ती है। अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए? यानी कि गरीब आदमी चाय पीने से भी गया, गरीब आदमी के बच्चे दूध कैसे पिएंगे? क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो दूध का अल्टरनेट, जो खुश्क दूध जिसे हम कहते हैं, जो ब्रांडेड दूध हैं, वो तो पहले से ही बहुत महंगे हैं। तो एक आखिरी चीज़ बची थी, वो था फ्रेश दूध, जिसको हम फ्रेश मिल्क कहते हैं। वो फ्रेश मिल्क भी अब आवाम की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। हर चीज़ पेट्रोल और डीजल पर इन्हिसार करती है। जाहिर है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज़, अशय खुर्दनोश हो या खाने पीने की अशिया के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पेट्रोल और डीजल पर मुनहसर है, वो पेट्रोल और डीजल पर डिपेंड करती हैं और वो चीज़ें अल्टीमेटली महंगी होती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, एक इमरान खान साहब ने यूटिलिटी स्टोर्स का बहुत बड़ा वो किया कि हम यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो आवाम को बड़ा फ़ायदा देंगे, यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उनकी कीमतों को हम कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन उनसे वो भी ना हो पाया। यूटिलिटी स्टोर्स की कीमतें, वो अशय खुदनोश देखें, यूटिलिटी स्टोर्स की जो कीमतें हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चीनी हो। एक आम जो आटा जिनको हम नॉर्मल आटा कहते हैं, नॉर्मल आटा भी 70 से 80 रुपये फ़ी किलो, थोड़ा सा बेहतर आटा जो है वो 80 से 90 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। सिर्फ कराची में नहीं, पूरे सिंध में नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में प्राइसेस का यही हाल है। इंपोर्ट हमारी ऑलरेडी इतनी महंगी है, ड्यूटीज इतनी ज़्यादा है कि हम कोई चीज़ इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। जाहिर है इंपोर्ट करने से मुल्क को माशी नुकसान होता है, लेकिन जब आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो मुल्क की प्रोडक्शन में इजाफा करें। जब आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपका काम है कि मुल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाएं और जितने भी किसान हैं उनको सब्सिडी दें ताकि चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़े, ताकि आपके मुल्क में चीज़ें महंगी ना हो। गंदम, चीनी, चावल, हर चीज़ इतनी शदीद, इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि एक आम आवाम, एक दाल कहते थे ना कि दाल रोटी भी बहुत महंगी हो गई है। दाल रोटी खाना भी एक आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब आवाम कहाँ जाएगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो शकील अहमद साहब मौजूद हैं। शकील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। CRPC के चेयरमैन हैं आप। शकील साहब, किस तरह देखते हैं इस पूरी चीज़ों को कि डेयरी फार्म्स जो है अपनी मनमानियाँ हमेशा से करती रही हैं और आज भी डेयरी फार्म जो हैं उन्होंने एक छोटे छोटे वो एक इशू कहीं ना कहीं डाल देते हैं ताकि लोगों के जहन में लोग मेंटली तैयार हो जाएं। 60 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान है दूध में, तो किस तरह देखते हैं इन सब चीज़ों को? मैकेनिज्म क्या होता है दूध के प्राइसेस फिक्स करने का?
शकील साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं ये रखा है शकील साहब, ये जो जिसमें पेन रखा। अच्छा जी, शकील साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं, शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। शकील साहब से मैंने सवाल किया था कि जी शकील साहब, आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही हो तो मेरा आपसे सवाल यह है कि दूध की कीमतों को कैसे तय किया जाता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है और डेयरी फार्म्स एसोसिएशंस अपनी मनमानियां कैसे करती हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। अच्छा, मुझे लगता है कि शकील साहब को जो है वो मेरी आवाज़ नहीं जा रही। नाजरीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि कमिश्नर कराची साहब हमेशा ये कहते हैं कि हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, प्राइस कंट्रोल के इदारे किस तरह काम करेंगे, किस तरह इन पूरी डेयरी एसोसिएशंस को वो किस तरह कंट्रोल करेंगे। कराची की आवाम, सिंध की आवाम, पाकिस्तान की आवाम सिर्फ ये चाहती है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आवाम को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत किसकी है, आवाम को फ़र्क ये पड़ता है कि उनको किस चीज़ से सहूलत है, आवाम को ये फ़र्क पड़ता है कि किस चीज़ से जो है उनको फ़ायदा है, कि कौन सी चीज़ जो है वो सस्ती होगी तो उनकी पहुंच में रहेगी। एक बार फिर खुशामदीद करता हूँ शकील साहब, आप CRPC के चेयरमैन हैं। आप शकील साहब, किस तरह दूध की कीमतें तय की जाती हैं, किस तरह डेयरी फार्म एसोसिएशन अपनी मनमानियाँ करते हुए दूध की कीमतें बढ़ा देते हैं और कंट्रोल में नहीं आते? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि इस वक्त दूध की कीमतों पे जो पूरे शहर कराची को पैनिक में रखा जा रहा है, और इसका मैकेनिज्म ये होता है कि बाकायदा कंट्रोलर जनरल प्राइजेस जो है ना, वो कमिश्नर कराची को कहा जाता है। और इसी तरह सिंध के जितने भी डिवीजन्स होते हैं उसमें जो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस होते हैं कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, वो कमिश्नर कराची होता है। तो कमिश्नर कराची के साथ लास्ट तकरीबन को 1.5 से 2 महीने पहले इनके साथ एक मीटिंग हुई थी, और उसमें फिर नए रेट डिसाइड हुए थे। उस रेट के साथ नया नोटिफिकेशन निकला जिसमें 120 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध बेचने का कहा गया इनको, जिसमें कम से कम 6% फैट होनी चाहिए, यानी कि जो क्रीम कहलाती है वो कम से कम 6% सारिफ को मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जब ये मीटिंग करके जाते हैं और उसके आधे घंटे के 1 घंटे के बाद ये लोग फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं कि जनाब हम इस कीमतों को नहीं मानते, ये कीमतें जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि इसमें कीमतों में इजाफा जो है वो बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये अपनी मनमानी कीमतों पे आ जाते हैं। तो ये इसमें बेसिकली 3 लोग होते हैं जो इसको देखते हैं। एक डेयरी फार्मर होता है, होलसेलर होता है और रिटेलर होता है। रिटेलर कहते हैं जो दुकानदार होता है, होलसेलर वो होता है जो डेयरी फार्म से दूध उठाता है और फिर रिटेल की शॉप तक पहुंचाता है। और इन तीनों के अलग-अलग कमीशंस होते हैं। लेकिन पिछले कोई कुछ समझ ले 4-5 साल से एक नई इनकी एसोसिएशन फॉर्म हुई है डेयरी एंड कैटल के नाम से, जिसको शाकर उमर गुजर साहब देखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि साल में 2 से 3 मरतबा अवाम पे पैनिक फैला देते हैं और नए रेट अनाउंस कर देते हैं। कभी वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि शायद कोई टैक्सेस नए उन पे आ गए हैं, कभी वो सूबाई हुकूमत पे लगाते हैं, जबकि उनको कोई बताने वाला ये नहीं बता पा रहा कि भाई एक ज़हन में रखो कि 18वीं तरमीम के बाद कीमतों का तयन करना और कीमतों पे चीजों को बिकवाना वो सूबों का काम होता है। यानी कि अगर सूबा सिंध में है तो वो सूबा सिंध की इंतजामिया का काम है कि उस कीमत पर सारिफ को चीज को बिकवाना और वहां तक उसकी कीमत पे रखना। अब वो पिछले कई शोज में और कई जगहों पे कह चुके हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ टैक्सेस लग गए हैं, उसकी वजह से जो है ना हमें दूध इतने का नहीं पड़ रहा। तो भाई कोई FPR का अदारा इनसे ये पूछे कि ये कितना टैक्स देते हैं। इन्होंने लास्ट ईयर इन्होंने कितना टैक्स अदा किया है FPR को, तो ये तो FPR जाके इनसे पूछे कि अगर वो टैक्स की वजह से परेशान है तो उनकी परेशानी को हल किया जाए। लेकिन उनकी इस बयान की वजह से या टीवी चैनल्स पे आने की वजह से होता क्या है कि जैसे ही टीवी चैनल्स उनको बुलाना बंद कर देते हैं या खबरें आनी कम हो जाती हैं, तो वो खबरों के लिए वो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से एक नया पैनिक क्रिएट कर देते हैं। और उनका पैनिक जो है उसमें अवाम जो होता है ना, आम सारिफ, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है उनकी इस वजह से।
तो अब भी उन्होंने यही वतीरा अपनाया हुआ है और मुसलसल टीवी चैनल्स पे भी उनके शो हो रहे हैं। अभी तो शाम में मैं एक टीवी चैनल पे निजी पे था, उसमें वो भी थे, तो उस पे भी बहस व मुबासा यही हो रहा था कि भाई आप ये कीमत अनाउंस क्यों करते हैं, आपको किसने इजाजत दी है। और यहाँ मैं आपके प्रोग्राम में एक चीज और बता दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, उसने बाकायदा इनके खिलाफ एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो एसोसिएशन होती हैं उनको इजाजत ही नहीं है कि वो दूध की या किसी भी चीज की कीमत का तयन करें। तो ये क्या करते हैं, उसका भी वायलेशन करते हैं। लेकिन अब तो वो बेसिकली सरकार की रिट को भी चैलेंज करते हैं। वो बरमला ये बोल चुके हैं, उनके हमने वीडियो क्लिप भी देखे हैं, उन्होंने कई चैनल्स पे भी ये बोला है कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, अगर किसी में ताकत है तो हम अरेस्ट कर लें। अब ये तो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट की रिट जाने और वो जाने, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई वो गवर्नमेंट से आप जो लड़ाई लड़नी है लड़े, लेकिन आम सारिफ के साथ तो ज्यादती ना करें। यहाँ तो रिटेलर्स भी हमें फोन करके यही हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनकी सजा हमें ना दें। होता क्या है कि मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है ना, उसका दी एंड जो रेड होता है, कंडक्ट होता है, वो छापा कह लें या जो भी कह लें, वो जाकर इसी पे लगता है, यानी कि रिटेलर के ऊपर। जी जी। तो उसकी वजह से वो पैनिक पे आता है। लेकिन देखें एक चीज और इसमें, चूंकि आपने पूछा है कि ऐसा मैकेनिज्म में जब एक बात तय हो जाती है कि 6% फैट, लेकिन कराची में किसी बहुत कम दूध वाले होंगे कि जिनका आपको फैट यानी कि मलाई जो होती है दूध में जो आ जाती है, वो प्रॉपरली उतनी फैट अगर होगी तो सही मलाई पैदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो फैट ये लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं दूध में से, क्योंकि वो दूसरी इनकी प्रोडक्ट बनती है या कुछ लोग इनसे परचेज कर लेते हैं। और सेकेंडली इस चीज को, ये दूध की कीमत का तो तयन करते हैं, लेकिन जिसमें पानी डालकर 100 रुपए का एक गिलास लस्सी का बेचा जाता है उसका तयन क्यों नहीं करते हैं? जो दही बनता है उसकी कीमत का तयन क्यों नहीं करते? रीजन ये है कि गवर्नमेंट इनको, खासकर सिंध में, पंजाब में तो दही के भी रेट्स का भी तयन किया जाता है, सरकार बकायदा रेट निकालती है। पिछले दिनों मैंने अंदरूनी सिंध की भी एक मेरे पास नोटिफिकेशन डीसी का था, उसमें बकायदा दही की भी कीमतें निकाली हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि इनको तो सिंध खैर शहर कराची के अंदर तो मदर पितर आजाद है माशाल्लाह, ना इनसे लस्सी के कोई रेट का तयन करता है, ना कोई इनसे दही के रेट के तयन करता है, ना इनकी और जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं उनका कोई होता है। मतलब वो तो दूध के ऊपर एक अपनी वो करते हैं, रेट्स बढ़ा देते हैं। और जिसमें मुझे ये लगता है कि शायद जिसको ये लोग खुद कहते हैं डब्बा माफिया, यानी कि टेट्रा पैक जो दूध है, जब ये कीमतें बढ़ाने की बात करते हैं तो उधर वो बढ़ा देते हैं। यानी कि उनका कंज्यूमर जो है, हालांकि वो 3.5% फैट देते हैं डब्बे में, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि जी देखें जी खुला दूध महंगा हो रहा है, जबकि महंगा भी होता नहीं है, सिर्फ कीमतें बढ़ाने की बात होती तो वो भी बढ़ा देते हैं। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इस सारे मैकेनिज्म में जो खराबी पैदा हो रही है, वो इनकी जो भी एसोसिएशन जो कर रही है या एसोसिएशनें कर रही हैं, उनको चाहिए कि ये काम बंद करें। ये सरकार का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, और 18वीं तरमीम के बाद सूबों का काम है, और सूबों में से हर डिवीजन में जो कंट्रोलर जनरल प्राइसेस होता है ये उसका काम है। और अभी कोई 2 महीने 1.5-2 महीने पहले तो इनके रेट बढ़े हैं, यानी कि ये अभी 94 थे इनके रेट, अब 120 रुपीज ईच लीटर है, ठीक है ना। अब अगर 1 लीटर पे आपको 26 रुपए वैसे ही बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद इस वक्त शहरियों से जो ये दूध के पैसे वसूल करते हैं वो 130 से 140 रुपए कर रहे हैं। लेकिन अब वो चाहते हैं कि हम 60 रुपए मजीद और बढ़ा दें, यानी कि 120 में 60 और ऐड कर दें। तो ये जो चीजें हैं ना, वो बेसिकली बहुत नुकसान कर रही हैं, कंज्यूमर परेशान है, वैसे ही महंगाई बहुत ज्यादा है, तो वो इस महंगाई की आड़ में सूबे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सूबे में कराची डिवीजन के कमिश्नर की रिट को वो बड़े धड़ल्ले से चैलेंज करते हैं, और वो कहते हैं कि जी जिसने करना है, जो करना है कर ले, हम तो दूध के रेट बढ़ाएंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसी भी सूरत, किसी भी एसोसिएशन को ये जेब नहीं देता। और वैसे भी जो एसोसिएशनें बनी हुई हैं ज्यादातर तो वो वेलफेयर की बनी हुई है, वेलफेयर सोसाइटियों की बनी हुई है। तो अब वो वेलफेयर सोसाइटियों में तो उनको चाहिए असूली तौर पे अपने जो दूध का कारोबार करने वाले लोग हैं उनका ख्याल करें, उनकी कोई सेहत का ख्याल करें, उनको बेचारों को कोई कपड़े शपड़े सही तरीके से दें, उनकी सैलरी का ख्याल करें, जो असल तो उनका ये काम होना चाहिए ना। कीमतें तयन करना तो उनकी एसोसिएशन का काम ही नहीं है। ये तो बेसिकली जो काम होता है, ये तो उनका काम होता है जो ट्रेड में रजिस्टर्ड होती हैं। ये ट्रेड में तो रजिस्टर्ड एसोसिएशन भी नहीं है। तो अब हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो ज्यादती हो रही है वो ज्यादती इनको बंद करनी चाहिए, और इसमें सिंध गवर्नमेंट को अपना प्रॉपर रोल प्ले करना चाहिए। इस तरह सार्फिन को बिल्कुल लावारिस छोड़ देना,
आई थिंक कि सिंध गवर्नमेंट के लिए भी सवालिया निशान है और कमिश्नर कराची के लिए भी सवालिया निशान है, क्योंकि वो हमें नहीं बल्कि वो इन्हीं को चैलेंज करते हैं कि जनाब हम देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म तो बहुत आसान है, लेकिन मसला ये है कि वो अगर करना चाहें तो जैसे शोएब अहमद सिद्दीकी साहब ने कंट्रोल किए थे, आसिफ हैदर शाह साहब ने कंट्रोल किए थे, फिर उसके बाद एजाज अहमद खान साहब जो कमिश्नर आए उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया था। तो मेरा ख्याल है इकबाल मेमन साहब को भी कुछ अपना थोड़ा सा वो रवैया दिखाना चाहिए। और माशाल्लाह इकबाल अहमद खान साहब तो खुद एंटी करप्शन से आए हैं, तो उनको चाहिए एंटी करप्शन की एजेंसी को भी पता करें कि भाई कहाँ का करप्शन हो रही है, वो तो वहां से रहकर आए तो उनको पता चलेगा कि दूध में कहाँ का माफिया जब ये पूरी रिट चैलेंज करते हैं, जब पूरी रिट चैलेंज करते हैं शकील साहब, ये पूरी रिट चैलेंज करते हैं तो इनको कोई इदारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता? क्योंकि जिस तरह मुझे इसी तरह याद पड़ता है कि मैं पिछले दिनों किसी और चैनल में था तो वहाँ पर मैंने एक पूरी स्टोरी बनाई थी इसके ऊपर, दूध की प्राइसेस के ऊपर। हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ थे और असिस्टेंट कमिश्नर खुद चेक कर रहे थे कि दूध की जो प्राइसेस थी वहाँ पर एज पर असिस्टेंट कमिश्नर और एज पर कमिश्नर कराची 94 थी, लेकिन उस वक्त वहाँ पर 120 रुपये वसूल किए जा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कमिश्नर कराची ने रेट मुतय्यन कर दिए 120 रुपये लीटर, तो ये आज भी जो दूध की दुकान है वो चाहे पूरे कराची में या पूरे सिंध में कहीं भी है वो 140 रुपये वसूल कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ये रेट चैलेंज कर चुके हैं, ऑलरेडी रेट चैलेंज की हुई है इन्होंने प्राइसेस के ऊपर, फिर मजीद बढ़ाना। वो तो देखें, वो तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। मैं 2012 से इस कमेटी में शामिल हूँ। 2012 से मैंने एक ही बात देखी है कि जब रेट जो भी डिसाइड होते हैं, मुझे याद है फर्स्ट टाइम 60 रुपए से 70 रुपए डिसाइड हुए थे तो बाहर निकल के उन्होंने 74 का अनाउंस कर दिया था कि जी हम 4 रुपए ज्यादा लेंगे। इसी तरह हर मरतबा हुआ, लेकिन 3 कमिश्नर्स ऐसे आए कि जिन्होंने इनको सही की नकील डाली थी और इनको बिल्कुल सीधा कर दिया था। बल्कि मुझे याद है कि आसिफ हैदर शाह साहब के टाइम पे भी डेयरी फार्मर्स को अरेस्ट करने की वो हुई थी, फिर उसके बाद ये ठीक हो गए थे। फिर उसके बाद मसला ये है कि देखिए मुझे ये समझ नहीं आती, हम ये नहीं कहते कि ये कारोबार बंद करें, हम ये नहीं कहते। और एक चीज ध्यान में रखिए, ये अमूमन एक कई मरतबा इन्होंने ये तड़ी दी, मेरे साथ एक शो में भी थे ये निजी टीवी में, तो उन्होंने कहा जी हम कल से दुकानें बंद कर देंगे। मैंने कहा आप दुकानें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि दूध आप जाया नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूध किसी सूरत जाया नहीं करते, क्योंकि उसमें जो है ना दूध में इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है दूसरों की, वो होते हैं मिडल मैन, ठीक है ना। मिडल मैन का पैसा लगा हुआ होता है और उसने आपसे दूध उठाना और जाके दुकानों में आप दुकानें बंद कर दें, आप कितनी देर खराब करेंगे? थोड़ी देर में दूध खराब हो जाएगा जब तक आप उसे बॉयल नहीं करेंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि देखें कोई आप 100%, ये तो सिंध फूड अथॉरिटी के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, कई शहर कराची के अंदर और सिंध में कई जगहों पे दूध जो है वो क्वालिटी का नहीं आ रहा, बल्कि सिंध फूड अथॉरिटी के अपने टेस्ट हुए थे और उस वक्त एक इनके डायरेक्टर ऑपरेशन थे इम्तियाज अबड़ो साहब और उनकी टीम ने, हाँ उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था। और मुझे याद है कि वो डीजी जब लगारी साहब होते थे तो इन्होंने जब टेस्ट किए थे तो उन दुकानों को बकायदा इन्होंने सील करवाया था और उस पर बड़ा जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ था, तो पता भी चल गया था कि कौन सी जगह दूध अच्छा बिक रहा है, कौन सी जगह अच्छा नहीं मिल रहा है। अब तो सिंध फूड अथॉरिटी भी तो बेसिकली बिल्कुल खामोशी के साथ बैठी हुई है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हालांकि इससे ज्यादा तो काम केएमसी जब वो होती थी, चाहे वो ना दूध देखकर पहचानते थे, एक जो भी करते थे, लेकिन कम से कम कुछ सैंपल्स उनके एक रूटीन बनी होती थी, उससे वो चले जाया करते थे। तो अब ये तो सिंध गवर्नमेंट के इदारों को चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी एक निजी टीवी पे बता चुका हूँ कि अब एक लाइव स्टॉक है, उसने बकायदा इनकी एक प्राइसिंग करके भी दी थी इनको, शाकिर उमर गुजर साहब के नाम से बकायदा उन्होंने खत निकाला था जिसमें उन्होंने सीसी उनको किया हुआ था। आप बताएं कि ये सिंध गवर्नमेंट में रेट निकालना लाइव स्टॉक का तो काम ही नहीं है। लाइव स्टॉक का तो काम होता है ये बताना कि भैंसें कितनी हैं, दूध कितना हो रहा है। चूंकि मेरे साथ खुद शौकत साहब एक हैं जनरल सेक्रेटरी इन्हीं की एसोसिएशन के किसी के, उन्होंने बकायदा ही बताया था कि पहले 55,000 लाख लीटर दूध शहर कराची को आता था, अब वो 70,000 लाख लीटर के हो चुका है, यानी कि बढ़ चुकी है उसकी क्वांटिटी, शहर कराची में ज्यादा दूध जा रहा है। अब ये तो वो दूध है जो बगैर मिलावट के होता है, क्योंकि जो रिटेलर होता है ना वो उसको पता होता है, उसने दूध की बकायदा चेक करके वो लेता है। लेकिन शहर कराची में चूंकि इतना, फिर उसके बाद वो दूध भी यहाँ आता है जो आपके ली मार्केट में, ओपन मार्केट में बिकता है, और फिर जो मिलावट होती है वो अलहदा है, यानी कि आप कहीं पानी डालते हैं, कहीं यूरिया डालते हैं, कहीं चूना डालते हैं, XYZ पता नहीं क्या कुछ डलता है, वो तो अपनी जगह उस पे। और बहुत सारी जगहों पर तो पानी में दूध डलता है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ पानी में दूध, या दूध में पानी डले तो चलो वो भी समझ में आती है बात, लेकिन ये जो यूरिया डल जाता है या दूसरी चीजें डलती हैं, डिटर्जेंट डलता है, ये तो कई टीवी चैनल दिखा चुके हैं, शोज कर चुके हैं, कई चीजें लोगों ने खुद पकड़ी हैं, हम खुद कई जगह पे गए, हमने खुद लांडी में एक दफा
एडिशनल कमिश्नर कराची के साथ छापा मारा था, मजिस्ट्रेट साथ था, जहां हमने खुद देखा था कि किस तरीके से मिलावट की जा रही है। तो मकसद ये सारी चीजें अपनी जगह फैक्टर भी कायम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सारे फैक्टर कायम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कीमतों का तयन कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, कभी कभी खिलाड़ी विकेट के इस तरफ भी खेलता है, उस तरफ भी खेलता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई एसोसिएशन विकेट के उधर भी खेल रही है, इधर भी खेल रही है, यानी कि अपने डेयरी फार्मर्स की सपोर्ट का भी ऐलान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ रिटेलर के ऊपर छापे भी पड़वा देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि जो डब्बे में बिकने वाला दूध है उसकी कीमतें बढ़ाने में भी मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद ये खुद उसमें शामिल है, ताकि डब्बे का दूध भी महंगा हो जाए और काम भी चलता रहे। तो ये सारी ये बड़ी अच्छी आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में बात की आपने कि जितनी भी चीज़ें अल्टीमेटली ये विकेट के इस तरफ भी खेल रहे हैं, उस तरफ भी खेल रहे हैं, और डब्बे के दूध में इजाफा करने के भी एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ऐसी एसोसिएशंस हैं। जिस तरह कि आपने कहा कि एसोसिएशंस का काम तो अपने वर्कर्स का ख्याल रखना है, इनको कपड़े वपड़े दें, इनकी सैलरी का ख्याल रखें, इनकी हाइजीन का ख्याल रखें, इनको सेहत का ख्याल रखें और इनको दूध पिलाएं ताकि ये अच्छे तरीके से काम कर सके। अब बात आती है कि बेग साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, कि बात आती है कि इनका हल क्या है, किस तरह इसका हल निकाला जा सकता है कि कंज्यूमर भी जो है ना वो ना खराब हो और प्राइसेस भी कंट्रोल में आ जाए और जो फार्मर्स हैं उनका भी जो है ना वो अपने प्रॉफिट वो कमाते रहें और काम इस तरह चलता रहे। देखें, इसमें हम तो ये समझते हैं कि अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है तो इनके पास दरवाजा है कमिश्नर कराची का, ठीक है ना। कंट्रोलर जनरल प्राइजेस हैं, उनसे जाके बात करें। सिंध गवर्नमेंट का अदारा है ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस, उनके डायरेक्टर जनरल है, उनके साथ जाके मीटिंग्स करें। जो जिनका काम है कीमतों में इनके साथ मदद करना अगर बढ़ानी है, और वो वर्किंग करके प्रॉपरली जब आएंगे तो उसके बाद ही कीमत बढ़ सकती है ना। ऐसे थोड़ी एक मदर पितर आजाद है क्या मकसद है, बनाना कंट्री है क्या है। 18वीं तरमीम के बाद अब जाहिर सी बात है कि अगर सिंध गवर्नमेंट बैठी हुई है तो अच्छा, फिर मजे की बात है कि वो एक ही बात करते हैं, जिन्हें वो फेडरल गवर्नमेंट ने नए टैक्स लगा दिए, वो लगा दिए। ओ भाई, आप ओपन प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपको जो चारा चाहिए वो आपके यहाँ से मिलता है। अच्छा, अगर कोई चीज इंपोर्ट हो रही है तो वो ऐसी है कि आपके यहाँ वाफर मकदार में, और फिर आप शहर कराची में बैठे हैं, आपकी चीज तो यूं इधर से दूध निकलता नहीं, उधर से बिकने वाला गाह खरीदार खड़ा होता है। लोग तो ढूंढते हैं ऐसी मार्केट को कि जहां पर मेरी चीज निकलते ही बाहर बिक जाए। तो इनकी तो चीजें पहले से बिकी होती हैं। और मैं आपको ये भी एक मजीद बात बता दूं कि ये एडवांस पेमेंटें ले चुके होते हैं दुकानदारों से। अब जहां तक इसका हल है, हल ये है कि ये बजाय टीवी चैनल्स पे बैठ के बात करें, अखबारों में बयान दें, उससे बेहतर है कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं जिनका काम है इसकी कीमतों को तयन करना, वो है कमिश्नर कराची, उनसे रब्ता करें। इसके अलावा ब्यूरो सप्लाई सिंध का जो अदारा है, ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस, उनसे रब्ता करें, ताकि इनका जो भी एक मुस्तकिल हल होना चाहिए। और जो कीमतें हर 3 महीने बाद टीवी चैनल्स पे या आप आकर, तो मेरे ख्याल है एक तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को अपनी रिट कायम करते हुए इनको मना करना चाहिए कि आप टीवी चैनल पे, अखबारात पे ये स्टेटमेंट जारी नहीं करें। और फिर मेरा ख्याल है कि कुछ हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनको शायद खबर चाहिए होती है, तो वो खबर के चक्कर में फिर ये चूंकि थोड़ा चाहते हैं कि मैं इन रहूं मीडिया पे, तो वो इस तरह की खबर दे के और अपना, मुझे लगता है कि वो सुकून में रहते हैं, लेकिन आम सारिफ जो है बेचारा वो बहुत परेशान हो जाता है। तो उस परेशानी का हल जो है गवर्नमेंट के इदारों को करना चाहिए, और हम भी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इनको और गवर्नमेंट के उन इदारों को बिठाएं ताकि बजाय सारिफ परेशान हो, सारिफ की जेब से ज्यादा पैसे निकलें। और जो अभी भी 15 से 20 रुपए ज्यादा पर लीटर के ऊपर लिए जा रहे हैं, अरबों रुपए डेली सारिफ की जेब से निकाले जा रहे हैं, वो बंद होने चाहिए। और एफबीआर को इन्वॉल्व होना चाहिए, एफबीआर को इन्वॉल्व होना चाहिए, और फूड कंट्रोल अथॉरिटी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए इन सब चीज़ों में। फूड कंट्रोल अथॉरिटी, कमिश्नर कराची, 2-3 इदारे जब इन्वॉल्व होंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया शकील अहमद बेग साहब, आप सीआरपीसी के जो है चेयरमैन हैं। नाज़रीन, बात वही है कि अब इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इदारों को मुतहर्रिक होना पड़ेगा। कमिश्नर कराची जो है उनका ये प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो प्राइसेस को कंट्रोल करें। सिर्फ दूध की नहीं, जितने भी प्राइसेस हैं उन सब का काम कमिश्नर कराची का है कि वो इन सबको कंट्रोल करें, और अगर हुकूमत की रिट को कोई चैलेंज करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। नाज़रीन, फिलहाल यहाँ पे वक्त हुआ है छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे, कहीं जाइएगा मत।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि कीमतों में जो है वो मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है और ये हुकूमत की रेट को भी चैलेंज करते हैं, लेकिन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो इदारे हैं वो मुतहर्रिक नहीं है, तो इदारों को मुतहर्रिक होना पड़ेगा ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। नाज़रीन अब बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल की कीमतों में जो है वो मुस्तकिल इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन का मामला चल रहा है और आलमी मंडी में जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल इंपोर्ट करने में कीमतें जो है उसमें इजाफा होगा। और कहते हैं इम्कान है ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 13 रुपये और डीजल 18 रुपये लीटर महंगा होने का इम्कान है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मलिक खुदाबख्श चेयरमैन CNG पेट्रोल एसोसिएशन है, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। चेयरमैन साहब, ये किस तरह ये चीज़ें बढ़ रही हैं, कंट्रोल में कैसे आ सकती हैं? नहीं, ऐसा है कि अभी जो ओगरा की समरी गई है वो 5 रुपए 30 पैसे पेट्रोल गई है, 30 पैसे और 5 रुपए 30 पैसे डीजल की समरी गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल जो इस वक्त ऐसी है, जो आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं और रशिया की बात कर रहे हैं, वो एक हाइप क्रिएट हो गया है। जंग वंग तो कोई नहीं है, आपको पता है कि इस वक्त कोई ऐसा मुल्क कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि कोई जंग होगी तो एटमी वार हो जाएगी, दुनिया तब जाएगी, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेगा। ये है कि इख्तलाफात होते हैं तो गुस्सा भी होती हैं चीजें, क्योंकि इस वक्त रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे अपनी फौजें पहुंचा दी हैं। लेकिन मेरे अपने तजर्बे और मेरी इतलात के मुताबिक ये जंग शंग नहीं होनी, लेकिन ये जो प्राइस हाइक हुई है ये टेम्परेरी है। ये जरा सी ये डिफ्यूज होगी सिचुएशन बाहर की तो ये नीचे चली जाएगी। ये फुटिशस है, ये जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन जो प्राइस है वो वही 80 के करीब है, 82 के। ये हाइक होने की वजह से 94 तक चली गई है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी इस वक्त, यानी खबरें आप देख रहे हैं, मिनिस्टर बयान दे रहे हैं कि जी मुश्किल है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इसको थोड़ी देर अगर स्ट्रेन कर सकेगी, करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि अवाम पे ये बोझ ना पड़े और गवर्नमेंट की भी बदनामी नहीं हो। इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन भी कोई अच्छी नहीं है हमारे मुल्क में, हालात कुछ ऐसे ही जा रहे हैं और महंगाई भी बहुत है, और पेट्रोल बढ़ जाएगा तो और महंगाई होगी और फिर गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगी। मेरा ख्याल है इस वक्त गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रेन करना चाहिए और ये सूरत हाल 2-4 हफ्ते में खत्म हो जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगा। दूसरी इस वक्त जो सबसे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो हो रही है कि ये 15 दिन बाद ये प्राइस, तो 15 दिन में इतना शॉर्ट पीरियड है कि ना कोई हायर मार्केटिंग अपना स्टोर कर सकती है, ना इम्पोर्ट परचेज कर सकती है, ना कोई प्लान कर सकती है। 15 दिन में तो जहाज आता है 45 दिन में। अगर आज आप कोई चीज ऑर्डर और उसके ऑर्डर करें, फिर आप LC खोलें, फिर आप जहाज हायर करें, टैंकर हायर करें, उसको आने में, उसका लेकर लेने में, और उसको जहाज को आने में 50 दिन लग जाते हैं अगर वो इस सारे इस प्रोग्राम में। और 17 दिन में जहाज आता है UAE में, उसमें यूरोप से, और 3 दिन में आता है ये अरब कंट्री से। लेकिन यहाँ तो तेल होता ही नहीं है, ये तेल भेज देते हैं शहजादे, पहले ही अपने इनके प्रोग्राम होते हैं और उसको अपने पैसे बना लेते हैं और बेच देते हैं। लेकिन जहाज जो आता है या सिंगापुर मीन से आता है, सिंगापुर से आता है, या मेडिटेरियन यूरोप कंट्री को कहते हैं, और सिंगापुर वहां से सिंगापुर में 16 दिन में जहाज मेडिटेरियन में इंग्लिश मुल्कों से जो है वो 17 दिन में आता है। इस वजह से पेट्रोल सस्ता होता है अमेरिका में, लेकिन वहाँ जहाज आने में 35 दिन लगते हैं, इसलिए यहाँ से आता है और इतनी जल्दी। और ये जो हमारी प्राइस कैलकुलेट होती है भी 45 डेज में होती है। लेकिन गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, अभी गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रेन कर जाए और इसको तेल को ना बढ़ाए तो ये महंगाई कंट्रोल जहाँ है जहाँ रह सकती है। लेकिन अगर आज तेल बढ़ गया, आज गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है, अगर बढ़ा तो बड़े मुश्किल हो जाएगी अवाम के लिए भी। और हम हमेशा गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आप इस 15 दिन को छोड़ें, 1 साल का प्रोग्राम लें जो सारी दुनिया देती है। 1 साल की प्रोग्राम दें कि ये अपनी कैलकुलेट कर लें, आपके पास एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो 1 साल का देख लें कि कितना अप होगा या कितना डाउन होगा, उसको मीन करके, मीन का मतलब है सेंटर करके उसको अपना एक बना लें, अपना एक प्लान बना लें और उस प्लान के साथ एक प्राइस फिक्स कर दें
जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, जो स्टेशन ओनर को, जो कंज्यूमर को, सबको पता हो कि पूरे साल में हमें ये प्राइस मिलेगी और उससे गवर्नमेंट को फायदा ये होगा, नेकलामी होगी कि जो ये प्राइस बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बढ़ता है तो लोग गोश्त की, सब्जियों की, दूध की, ट्रांसपोर्ट की, हर चीज की प्राइस बढ़ जाती है। वो उनको मौका नहीं मिलेगा पैसे बढ़ाने का, गवर्नमेंट की नेकलामी होगी। हमने गवर्नमेंट को, असद उमर साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर तब भी दिया, अब भी गवर्नमेंट को हर जगह एक अपनी सजेशन देते हैं, अपनी प्रपोजल देते हैं, राइटिंग में भी देते हैं। ये सारी दुनिया ऐसे कर रही है कि वो अपना, कुछ मुल्क 3 साल पे प्लान करते हैं, कुछ लोग मुल्क 2 साल पे करते हैं, कुछ लोग 1 साल पे करते हैं। ये मिनिमम 1 साल से भी कर रहे हैं। देखिए हमारे जो इन्वेस्टर है इस वक्त 15 दिन की प्राइस और 1 महीने की प्राइस की वजह से इन्वेस्टर भाग रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग जो बाहर से हमारी तेल कंपनी है वो आगे पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है, इसमें कोई बिजनेस प्लान नहीं हो सकता। आप देखिए कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसको प्लान करते हैं, उसको पता, आपको पता होता है कि क्या बात करनी है। इसलिए हमारी ये बदनसीबी है। इस वजह से गवर्नमेंट के जो एडवाइजर हैं, गवर्नमेंट के मेरे ख्याल है वो सही एडवाइस नहीं कर रहे कि इनको 1 साल, मिनिमम 1 साल पे अपनी प्राइस को डिटरमिन करना चाहिए। उसी तरीके से लोग, ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपना तेल मंगाएंगी, स्टोर करेंगी, पेट्रोल पंप वाले जो मालकान है वो अपना तेल मंगाएंगे, स्टोर करेंगे, कंज्यूमर को सर्विस मिलेगी, उनकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अपनी हर चीज फाइनेंसिंग कंट्रोल में रहेगी। ये सारी चीजें जो है, ये लोग इस बिजनेस का, ये बड़ा सेंसिटिव बिजनेस है और बड़ा इम्पोर्टेंट बिजनेस है दुनिया में, पेट्रोलियम और गैस का। और गैस का असर तो आपने देख लिया है कि गैस कुछ हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से, और या एक गवर्नमेंट की पॉलिसी की जी गैस को छोड़ो, RLNG मंगाओ, RLNG में लाए तो उनके पास सिर्फ दो टर्मिनल है, 2 टर्मिनल और होने चाहिए, वो किसी ने नहीं बनाए। वो बातें सुनते रहते हैं आप भी और आप भी। लेकिन अगर RLNG फिर टाइम पे वाटर नहीं कर सके और टाइम गुजर गया तो महंगी हो गई, महंगी होने से आप मंगा नहीं पा रहे, तो ये सारी मुसीबत जो है पेट्रोल की है। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। अगर आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट को ये पता लग गया और हमारी दरख्वास्त को देख ले, हम 40 साल से इस इंडस्ट्री में है, हमने 3 मार्शल लॉ भी गुजारे हैं, लेकिन ये सूरत हाल कभी नहीं देखी जो इस वक्त है। तो हमें बताएं, हम इस मुल्क पे रहने वाले हैं, हमने तो यही काम करना है, यही हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, यही हमारे बच्चे हैं, हमसे पूछे कि, और हम इस मुल्क को खड़ा करके दे सकते हैं, और इसी में गवर्नमेंट की भी नेकलामी होगी और ये महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि कौन सी हिकमत अमली ऐसी हो जिससे पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में रह सकें। अभी आपको लगता है कि पेट्रोल दोबारा वापस सस्ता हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें तो बुलंद तरीन सतह पर है, सस्ता होने का मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, सस्ता होने का मैकेनिज्म ये तो जो फोर्टिशियस प्राइस है ना इस वक्त, पहले हुआ ये कि कोविड आ गया और जो स्टॉक था वो ज्यादा हो गया और सप्लाई कम हो गई, डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई। उसके लिए उनको सस्ता बेचना पड़ा, पानी से भी सस्ता, जो सऊदी अरब में पानी मिनरल वाटर की कीमत है उससे भी सस्ता पेट्रोल बिका। लोगों ने अपने पैसे निकाले, अपना स्टॉक निकाला। जब आप सूरत हाल कुछ ठीक हुई तो आप सप्लाई, डिमांड नहीं है, और फिर ओपेक कंट्री ने, एसोसिएशन ने एक वो किया, एक मीटिंग की और उसने फैसला किया कि जी आप अपनी प्रोडक्शन को कम करें। उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी। जब प्रोडक्शन कम हो गई है, आप जो है डिमांड बढ़ी है, ताकि कोविड थोड़ा कम हुआ तो डिमांड बढ़ी है तो प्राइस बढ़ने लगी। दूसरा ये यूक्रेन वाला मसला खड़ा हो गया, तो ये आर्टिफिशियल चीजें सारी कंट्रोल हो सकती हैं। हम इसका बेहतरीन मैकेनिज्म ये है कि आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें अपने कंट्री को, और आप एक कैलकुलेट कर लें कि पूरे साल में कितनी ज्यादा होगी या जितनी कम, उसको एक सेंटर बना के अपने गवर्नमेंट एक प्राइस अनाउंस कर दे तो ताकि उस प्राइस का पता हो। तो ये महंगाई जो हर 15 दिन बाद बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है। ये गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि ये तो अपने आप को किल कर रहे हैं। नहीं मलिक साहब, जब आप, जैसा आपने कहा कि जब कोविड आया तो सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो पाकिस्तान ने पेट्रोल को स्टोर क्यों नहीं किया? या स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है या ये खरीद नहीं पाए?
बात ये है कि स्टोरेज की कैपेसिटी पाकिस्तान के बाद ओगरा रूल के तहत 20 दिन की है। 20 दिन की कैपेसिटी है। सिर्फ 20 दिन का जो है स्टोरेज होना चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास, और 3 दिन का स्टोरेज होना चाहिए पेट्रोल पंप के स्टोरेज में। तो ये कोई ज्यादा स्टोरेज नहीं है हमारे पास, इसलिए हमारे पास स्टोरेज की कमी है। तो बात यह है कि अगर हमारे पास स्टोरेज की कमी ना होती और फिर हम प्लान सही करते तो उस वक्त हम पेट्रोल, उस वक्त गवर्नमेंट ने मना कर दिया रिफाइनरी को और ऑयल कंपनी को कि आप तेल नहीं मंगाए, तो उस वजह से सारा क्यास पैदा हुआ। और उस वजह फिर ये 15 दिन और महीने की जो प्राइसिंग फार्मूला है, इस प्राइसिंग फार्मूला पे ये तबाही आ गई, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं कर सकता। अगर आप देखें प्लान करें, मुझे सस्ता मिल रहा है तेल किसी जगह पे, मैं आज किसी मार्केटिंग कंपनी को, या मैं खुद इस तेल के कारोबार में, जब कोई साल हुआ था तब तक मैं कारोबार में हूँ, मेरी कंपनी, हम तेल इंपोर्ट करके गवर्नमेंट को देते रहे, उधार पे भी ला के देते रहे, एक साल के उधार पे भी गवर्नमेंट पाकिस्तान को हमने मदद की है और हम उसके गोल्ड मेडलिस्ट है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जिस सूरत हाल है कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुने इसको बोले तो ये ऐसा प्लान हो सकता है कि महंगाई भी कम हो जाएगी और आपको कंज्यूमर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑयल मार्केटिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टेशन ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसे सारे काम थे। इस वक्त तो ऐसी अफरा तफरी बात है कि ये कोई समझ नहीं सकता कि कल मेरे पास तेल होगा, सस्ता होगा या महंगा होगा, मैं क्या करूं। इस तरह बिजनेस कारोबार नहीं हो सकता, कारोबार प्लानिंग के साथ होते हैं। कम से कम 1 साल की तो प्लानिंग दो आप, 1 साल का तो लोगों को दो कि वो 1 साल की अपनी प्लानिंग करें, उनको एक प्राइस फार्मूला दे दो, ये प्राइस होगी, आप बनाओ, आप स्टोर करो। और लोग कंपटीशन है, फिर जब आप सस्ता खरीदेंगे तो लोगों को सस्ता भी देंगे। लेकिन ये यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए तो ये सब कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बात की जाए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले सकती है और डीलर एसोसिएशन की जो जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो क्या रोल अदा कर सकती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा। स्टोरेज बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। जब इन्वेस्टमेंट कोई तब कारोबारी आदमी करता है जब उसको पता होता है कि मैं ये इन्वेस्ट करूंगा, इतना इसका मुझे रिबेट मिलेगा। जब ये नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो आप पॉलिसी देंगे ना, तो जो इन्वेस्टर है उसको पता लगेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे ये मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप बैंक से लेते हैं तो बैंक को भी मार्कअप आपने देना है, आपने भी पैसे अपने खर्चे भी सब निकालने। तो जब तक कोई पॉलिसी नहीं होगी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? आपको कोई आप कहेंगे कि एक गाड़ी खरीदनी है तो 100 दफा आप सोचेंगे कि यार मैं करूंगा तो इसमें मुझे कितना क्या बचेगा, मुझे कंपनी से कोई रिलीफ मिलेगी, मुझे मेरा क्या फायदा होगा। अगर फायदा होगा तो आप खरीदेंगे, ना नहीं फायदा होगा तो नुकसान में आप लेंगे, तो जो आपका कैपिटल है वो भी उड़ जाएगा। इसलिए ये लोग अपने कैपिटल को बचा रहे हैं। 15 दिन की तब प्राइस कम हो गई, बढ़ गई। अगर आपने सस्ता खरीदा हुआ है और महंगा बेच गया 4 पैसे, अगर महंगा खरीदा हुआ तो गवर्नमेंट सस्ता कर देती है तो बेड़ा गर्क हो जाता है। अनसर्टेनिटी में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता। आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। स्टोरेज बढ़ाते हैं तो इन्वेस्ट की जरूरत है, नए इक्विपमेंट खरीदे हैं तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, सारी सर्विस का मेंटेनेंस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हर चीज तबाह हो रही है, गवर्नमेंट की प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा, किसी भी गवर्नमेंट को ख्याल नहीं आया कि हम कैपेसिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि 40 साल से आप इस इंडस्ट्री में, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अगर ख्याल आएगा कैपेसिटी बढ़ाने का तो गवर्नमेंट कैपेसिटी कौन बढ़ाएगा? गवर्नमेंट अपने पैसे से तो नहीं बढ़ा सकती, वो इन्वेस्टर करेंगे ना। इन्वेस्टर कौन है? ये इन्वेस्टर ये है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को 4 पैसे नहीं बचेंगे और FIA में उनके केस चल रहे होंगे तो फिर कौन इन्वेस्ट करने आएगा? आज फलाना गिरफ्तार हो गया, आज टीवी पे उसकी माँ बहन एक होगी तो कौन आएगा इन्वेस्टर? देखिए जो इन्वेस्टर है भी यहाँ वो भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आपने बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया कि चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं और गवर्नमेंट को जो है वो एक पूरे साल का प्लान देना चाहिए ताकि सर्टेनिटी आए। जब तक चीज़ें सस्टेन नहीं करेंगी, कोई इन्वेस्टर भी जो है वो अपना कारोबार जो है कोई इन्वेस्टर भी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक आपकी चीज़ों में सर्टेनिटी नहीं आएगी, आपकी चीज़ें सस्टेन नहीं करेंगी। एक
पूरे साल का प्लान होगा तो इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करेंगे और आपको कैपेसिटी बढ़ाने का भी शायद मौका मिल जाए। तो नाज़रीन, बातें वही हैं, चीज़ें अभी तक वहीं की वहीं खड़ी हैं और दूध की कीमतें अल्टीमेटली ये सब चीज़ें पेट्रोल की कीमतों से जुड़ी हैं। अशाए खुर्दनोश की कीमतें भी पेट्रोल की कीमतों से जुड़ी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। चीज़ें यहाँ से वहाँ जब तरसीलात होती हैं तो उनमें एक पेट्रोल एक अहम जुज़ है, वो अदा होता है। और पेट्रोल इस वक्त एक आम शख्स की पहुँच से भी बाहर है। जो एक बाइक चलाने वाला शख्स है वो भी पेट्रोल लेने से पहले सोचता है कि मैं 1 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करूँगा तो मेरा इतना पेट्रोल ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो नाज़रीन, उसी अल्फाज के साथ कि मुझे फ़िक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फ़िक्र ये है कि कहीं ऐसे ना चलता रहे। मुझे आज़म रज़ा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।